अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने लगे सीजीएस की सेकंड प्रॉब्लम की। हमने उस दिन बात की थी उसके फॉर्मेट की और फर्स्ट प्रॉब्लम की, जिसमें हमने देखा था कि जो भी चीज़ें गिवन हैं वो अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट जो है वो पुट होती हैं और आप सीजीएस का आंसर निकाल लेते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी सेकंड प्रॉब्लम की, क्योंकि सेकंड प्रॉब्लम जो है वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उसने एफ की डिफरेंट चीज़ें दी हैं। तो आज हम बात करते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन की। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, Al Basit Industry purchased material 2,05,000, out of which material ₹5,000 are returned to supplier. आपने परचेजेस की हैं 2,05,000 की, और जिसमें से आपने 5,000 की चीज़ें जो हैं वो वापस कर दी, मतलब ये आपकी परचेजेस रिटर्न उसने दी हैं। ठीक है, आगे उसने कहा Salaries and wages for the month include during direct labor 1,20,000 and factory overhead cost for the month is as under. आपका डायरेक्ट लेबर उसने दे दिया 1,20,000, और फिर उसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि आपका एफ उसने बता दिया कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, फायर इंश्योरेंस है, इनडायरेक्ट लेबर है, पावर हीट एंड लाइट है, टूल एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, एफ है। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था जब मैंने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की डिटेल बताई थी कि आपकी कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड एफ। ठीक है, तो एफ जो था वो क्या बेसिकली क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है, जो आपकी चीज़ों को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए जो चीज़ें आपको हेल्प कर रही होती हैं वो आपके एफ में आ रही होती हैं, जिसमें आपने डेप्रिसिएशन देख ली, फायर इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट लेबर, पावर हीट, या मतलब जो जो चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं वो आपके एफ में आ जाएंगी। अभी इसने मुझे एफ से दिया हुआ है, साथ ही उसने मुझे कहा है अदर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ आर। अदर एक्सपेंसेस में उसने बता दिए सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अच्छा, ये जो 2 एक्सपेंसेस हैं ये आपके एफ में नहीं आते। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आपके इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। जब आप अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए जो अखराजात करते हैं वो जो अखराजात कहलाते हैं वो आपके सेलिंग में आ जाते हैं, एडमिन में आ जाते हैं, मार्केटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस आपके एफ में कंसीडर नहीं होंगे, ये आपके इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। नेक्स्ट उसने कहा सेल्स फॉर द मंथ 7 लाख, आपकी सेल्स जो हैं वो 7 लाख है। अब सेल्स भी हम सीजीएस में नहीं लिखते, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया कि फॉर्मेट में हमने सारी कॉस्ट को लिखा, जितनी भी चीज़ें कॉस्ट आई हैं, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में जितनी जितनी लागत आई है, जितनी जितनी जिसकी भी आई है, उन तमाम चीज़ों को हमने रिकॉर्ड किया। बट वहाँ पे हमने सेल्स की बात नहीं की, क्योंकि सेल्स हमारी टोटली जो है वो और कोई बात कर रहा है। सेल्स का मतलब है आप चीज़ों को बेच रहे हैं, और चीज़ें जब बेची जाती हैं तो उसमें हम मुनाफे की बात करते हैं। ठीक है, तो सेल्स हमारी यहाँ पे नहीं लिखी जाएंगी, बल्कि ये हमारा किसका आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। आगे उसने कहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज आर इज़ एज अंडर। आपके पास इन्वेंट्रीज जैसे आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा ओपनिंग भी होती है और आपकी क्लोजिंग भी होती है। अब 1 मार्च है, दैट मीन्स कि ये ओपनिंग है, और 31 मार्च है तो इट मीन्स ये आपकी क्या है, क्लोजिंग्स हैं। अब उसने आगे मुझे बताया मटेरियल का भी ओपनिंग उसने मुझे दे दिया 26,000 और एंडिंग है 36, वर्क इन प्रोसेस 24 है, और उसके बाद जो है 16,000 आपका वर्क इन प्रोसेस है। फिनिश गुड्स आपके पास 1,20,000 है और 1,12,000 है। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सीजीएस को बनाना है, और सेकेंडली आपने क्या चीज़ बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सेम एज उस दिन जैसे हमने किया था, सबसे पहले हम फॉर्मेट को लिखेंगे। अब फॉर्मेट क्या था हमारा, सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखना। ठीक है, मैंने कंपनी का नाम लिख लिया। यहाँ पे उसने कंपनी का नाम बताया हुआ है अल बासित एंड कंपनी, बासित एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, सबसे पहले मैंने कंपनी का नाम लिख लिया, साथ ही मैंने लिख लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। आपके इस फॉर्मेट के भी आपके नंबर वो काउंट करता है। अगर आप ये फॉर्मेट नहीं लिखते तो आपके नंबर जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, और हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह से इसे लिखना है, कंपनी का नाम और फिर उसकी डेट। एक कॉलम तो आप लोगों का हो जाएगा अमाउंट, ये वाला भी अमाउंट का कॉलम है, और ये सेकंड भी आपके अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते। अगर रुपीज़ में आप लोग लिखना चाहते हैं तो रुपीज़ में लिख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट की जाती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जैसे फॉर्मेट अगर आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। सबसे पहले बात की जाती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग की। अब आपके पास ओपनिंग कितनी है, बुक में उसने मुझे बताया हुआ है ओपनिंग आपके पास कितनी है, 26,000। ठीक है, अब मैंने ओपनिंग लिख ली सबसे पहले
फर्स्ट कॉलम में 26,000। नेक्स्ट इसमें क्या ऐड हो जाती हैं, परचेजेस। अब परचेजेस उसने मुझे क्वेश्चन के स्टार्ट पे ही बता दी थी, कितनी थी 2,05,000 और इसकी रिटर्न कितनी थी 5,000, यानी कि मेरे पास मटेरियल जो है परचेज कितना है 2,05,000। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगी परचेजेस रिटर्न, और वो कितनी है 5,000। अब 5,000 को लेस करेंगे तो आपके पास नेट परचेजेस जो हैं वो कितनी आ जाएंगी 2 लाख। ठीक, अब 2 लाख में आप 26,000 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है, मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी 2,26,000। ठीक, सिंपली मैंने क्या किया है, परचेजेस को ऐड किया उसमें। अब लेस इसमें क्या करेंगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग। आपके पास अब क्या लेस हो जाएगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग। अब क्लोजिंग्स कितनी दी हुई है उसने बुक में, आपने देखा होगा 31 मार्च का, कितनी दी हुई है 36,000। ठीक है, अब 36,000 को इसमें से मैं क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। 2,26,000 आपके पास जो था मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ था, 36,000 को उसमें से लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, सॉरी ये आ जाएगी 1,90,000। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, जब आप मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे तो आप आउटर कॉलम में चले जाएंगे। इसे मटेरियल यूज्ड भी कहते हैं और मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट फर्दर ऐड क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी उसने मुझे बता दी हुई थी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने मुझे कितनी बताई हुई थी 1,20,000। ठीक है, उसने मुझे स्टार्ट भी बता दी थी 1,20,000 क्या है हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो इसमें ऐड हो जाएगी। और जो ऐड होगी तो जो आंसर आएगा उसका नाम क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, 1,90,000 अमाउंट थी, इसमें हम ऐड कर देंगे 1,20,000 तो अमाउंट आ जाएगी 3,10,000। ठीक है, अब 3,10,000 के बाद इसमें हम ऐड क्या करते हैं, FOH यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड उसने मुझे डिफरेंट दिए हैं। ठीक है, बुक में जो है इसने मुझे सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हैं, मैं तो ये सारे के सारे 1 बाय 1 मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। यहाँ पे मैं लिखूँगी, सबसे पहले उसने मुझे डेप्रिसिएशन दी हुई है तो मैं डेप्रिसिएशन लिख लूँगी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, तो मैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट लिख लूँगी, वो कितनी है 7,000। ठीक है, इनर कॉलम में लिख के फिर इसका टोटल आउटर में लेकर जाऊँगी। फिर है फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस आपके पास कितनी है 8,000। फिर है आपके पास इनडायरेक्ट लेबर, तमाम चीज़ों को सीक्वेंस वाइज लिख लूँगी, जो जो चीज़ें उसने गिवन की हुई वो कितनी है 5,000। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ उसने पावर हीट एंड लाइट। ठीक है, पावर हीट एंड लाइट कितनी है आपके पास 4,000। ठीक, नेक्स्ट उसने दिया है टूल एक्सपेंसेस, टूल एक्सपेंसेस आपके कितने हैं 3,000। उसके बाद है रिपेयर्स। ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस उसने पूरी लाइन लिखी हुई, आप पूरी लाइन लिखिएगा, कितनी है 12,000। और उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि अदर एक्सपेंस उसके या मिसलेनियस कॉस्ट, वो कितनी है 5,000। अब ये सारे के सारे FOH मैंने यहाँ पे लिख लिए 1 बाय 1। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, इन सारे FOH को ऐड कर लूँगी। सबसे पहले 7,000 है, फिर 8,000 है, फिर 5,000 है, फिर 4,000 है, फिर 3,000 है, फिर 12,000 है और फिर उसके बाद है 5,000। तो टोटल FOH हमारे पास कितना आ गया 44,000। अब मैं 44,000 टोटल को आउटर कॉलम में ले जाऊँगी। अब 44,000 में मैं ऐड कर दूँगी प्राइम कॉस्ट, जो ऊपर दी हुई है 3,10,000, ये जो हमने ऊपर निकाली थी। ठीक है, अब इसमें इसको ऐड किया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 3,54,000। अब इसका नाम क्या होगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या लिखूँगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक, अभी सिंपली मैंने सिर्फ अभी तक क्या किया है, मटेरियल की कॉस्ट निकाली है, प्राइम कॉस्ट हमारी आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, FOH को रिकॉर्ड किया। FOH को रिकॉर्ड करने के बाद आपको पता है आप लोगों का प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट उसमें आप क्या ऐड करते हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग। अब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग भी उसने दी हुई है मुझे। अब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग उसने मुझे कितनी दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री
ओपनिंग, उसने ओपनिंग दिया हुआ है मुझे 24,000। अब 24,000 को मैं ऐड कर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब जो मेरे पास अमाउंट थी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट की 3,54,000, उसमें मैं ऐड कर दूँगी 24,000, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 3,78,000। ठीक, अब इसमें मैं लेस क्या करूँगी, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्लोजिंग। ओपनिंग को मैंने ऐड कर लिया और क्लोजिंग मैंने माइनस करनी, और वो कितनी है 16,000 जो बुक में उसने दी। अब इसको मैं लेस करूँगी तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उसका नाम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब जो अमाउंट आएगी उसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक, अब इसमें फर्दर क्या ऐड किया जाएगा, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग। ओपनिंग कितनी दी हुई है उसने मुझे 1,20,000। ठीक है, ओपनिंग ये है और क्लोजिंग जो है वो मेरे पास कितनी है 1,12,000। अब इसमें 1,20,000 को मैं क्या कर लूँगी, ऐड कर लूँगी। 362 था, इसमें 1,20,000 को ऐड कर लेंगे हम, तो अमाउंट आ जाएगी 4,82,000। इसका नाम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड इज़ अवेलेबल फॉर सेल। अब नेक्स्ट इसमें माइनस क्या किया जाएगा, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग। ठीक, क्लोजिंग जितनी है वो है हमारे पास 1,12,000। अब मैं इसको लेस करूँगी तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी, माइनस 1,12,000, अमाउंट आ जाएगी 3,70,000 जो हमारी क्या है CGS। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बुक में अगर आंसर देखें तो हमारे पास CGS का आंसर कितना है, 3,70,000, एग्जैक्ट वही जो भी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उसकी क्या थी, मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट उसने कहा था, और साथ ही उसने मुझे कहा था इनकम स्टेटमेंट भी बनानी। सबसे पहले तो मैंने बना ली CGS की स्टेटमेंट। अब इसकी जो अगली स्टेटमेंट बनेगी वो कौन सी स्टेटमेंट होगी, आप लोगों की इनकम स्टेटमेंट होगी। अब नेक्स्ट जो फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट थी इनकम स्टेटमेंट की थी, तो फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट पेज पे मैंने कंपनी का नाम लिखा है और साथ ही मैंने लिखा है मैं बनाने लगी हूँ इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ मैंने लिख दिया एज ऑन जो भी इसकी एंडिंग डेट उसने दी होगी, मार्च उसने बताया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपकी 2 लाइन्स ड्रॉ होंगी। ठीक है, फॉर्मेट मैंने रेडी कर लिया, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा है और फिर मैंने बताया कि मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने लगी हूँ, और एज ऑन मार्च जो भी उसने डेट मेंशन की होगी मैंने 2 लाइन जो है कॉलम्स की ड्रॉ कर ली हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखना है सेल्स। ठीक है, सेल्स मुझे उसने बताई हुई थी 7 लाख, जो मैं आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिखूँगी, 7 लाख की मेरी सेल्स थी। अब इसमें से मैंने माइनस क्या करना है, CGS। क्या माइनस करना है, CGS, जो अभी मैंने फाइंड आउट किया 3,70,000। इनकम स्टेटमेंट के लिए CGS का फाइंड आउट होना ज़रूरी है। ठीक है, सेल्स तो उसने मुझे दे दी थी, CGS उसने मुझे कहा था फाइंड आउट करें, तो CGS मैंने फाइंड आउट किया तो वो कितना आ गया 3,70,000। अब मैंने सेल्स में से कॉस्ट को माइनस किया, मतलब मैंने लागत को माइनस किया कि कितनी लागत मेरी चीज़ों पर आई थी और वो कितना मुझे मुनाफा देगी, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 3,30,000, यानी कि 3,30,000 आपके पास अमाउंट आ गई, जो कि आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। 7 लाख आपकी सेल्स थी, जिसमें से आपने क्या किया, CGS को लेस किया, तो आपके पास जो अमाउंट आई है वो क्या है, प्रॉफिट में, और वो क्या कहला रहा है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहला रहा है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में माइनस करूँगी, लेस करूँगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी चीज़ों को सेल आउट करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसने मुझे बुक में दिए हुए तो 2 एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिन एक्सपेंस अगर उसने मुझे दे दिए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस, तो वो भी आपके क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। अब 2 एक्सपेंस उसने मुझे बताए हैं। सबसे पहले उसने मुझे बता दिया सेलिंग एक्सपेंस, और उसने कहा था सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स आपकी जो है वो 7 लाख है, 7 लाख का आप 10% चार्ज करेंगे तो आपके पास सेलिंग एक्सपेंस की अमाउंट आ जाएगी। 7 लाख का मैंने 10% चार्ज किया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 70,000।
ठीक है। साथ ही उसने मुझे एडमिन एक्सपेंस दिए थे। एडमिन एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है? 7.5% ऑफ सेल्स, यानी कि 7 लाख का 7.5% अगर मैं चार्ज करूँगी तो मेरे पास किसकी अमाउंट आ जाएगी? एडमिन एक्सपेंस आ जाएंगे। तो 7 लाख का मैंने चार्ज किया 7.5%, तो अमाउंट आ गई 52,500। अब दोनों एक्सपेंसेस को मैं ऐड कर लूँगी तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे पास कितने आ गए हैं? 1,22,500। टोटल एक्सपेंस मेरे पास 1,22,500 आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस जीपी में से यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैंने माइनस करना है। तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी इनकम की, कि मुझे कितनी इनकम हुई है। तो इनकम मेरे पास आ गया 2,07,500, जो कि बुक में एग्जैक्ट यही है। ठीक है, 2,07,500। तो ये मेरी क्या कहलाएगी? नेट इनकम, या मैं इसे कहूँगी नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट इनकम भी इसे कह सकते हैं और नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ये आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट था, जिसमें आपने क्या किया, एक्सपेंसेस लिखे, सबसे पहले सेल्स लिखी, फिर सीजीएस को लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, सेलिंग या एडमिन जो भी थे उनको माइनस किया, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब कोई भी अगर आपको इस क्वेश्चन में मसला होगा या कोई भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क। तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी उसका। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।